हेलो एंड वेलकम सभी का क्लास 12 की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राउल्ट लॉ के बारे में। राउल्ट ने क्या कहा, उस लॉ का मैथमेटिकली हम लोग डिराइव भी करेंगे उस लॉ को, तथा राउल्ट नियम से न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राउल्ट नियम। राउल्ट लॉ को जानने से पहले हम लोग को बाष्प दाब जानना पड़ेगा। मैं बड़ा शॉर्ट में बताता हूँ बाष्प दाब क्या है। एक्चुअली किसी बंद पात्र में, मानते हैं कोई बंद पात्र है जिसमें हमने जल लिया हुआ है। अब कोई भी द्रव ले सकते हैं। हम जल लिए, जल को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, पात्र बंद है, याद रखिए। जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, फिर वो वाष्प क्या करेगा, पात्र के दीवार से टकराएगा, फिर संघनित होगा, संघनित होकर के पुनः वह जल में परिवर्तित होगा। इसी तरह से लगातार हम क्या देखेंगे, वाष्प जल में परिवर्तित होगा तथा जल वाष्प में परिवर्तित होगा। जब जल का वाष्प में परिवर्तित होना तथा वाष्प का जल में परिवर्तित होना, दोनों का दर जब समान हो जाएगा, अर्थात जब साम्यावस्था को प्राप्त कर लेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त कर लेगा, उस स्थिति में वाष्प के कण दीवारों पर जो बल लगाएगा, जो दाब लगाएगा, उसी दाब को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। इसको थोड़ा लिख लीजिए। वाष्प दाब का डेफिनेशन, साम्यावस्था में वाष्प के कणों के द्वारा, साम्यावस्था में वाष्प के कणों के द्वारा पात्र के दीवारों पर लगाया गया दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। इसको थोड़ा लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो राउल्ट का जो नियम है वो बेसिकली वाष्प दाब के ऊपर ही आधारित है। उन्होंने वाष्प दाब के बारे में कुछ कहा। राउल्ट ने बोला, पहले राउल्ट लॉ को लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। राउल्ट नियम, इस नियम के अनुसार किसी बाइनरी विलयन में उपस्थित घटकों का वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब की अपेक्षा कम होता है तथा विलयन का आंशिक वाष्प दाब घटकों के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट ने कहा। आप लोग थोड़ा रूल को लिख लीजिए, फिर इसको मिटा करके बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए राउल्ट लॉ को समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरा कोई पात्र है। इस पात्र में एक सॉल्यूशन है जो कि ए और बी से बना है। ठीक है, इसमें दो घटक है, ए और बी। ए का विलयन में वाष्प दाब बराबर पी ए मान लेते हैं, और बी का विलयन में वाष्प दाब बराबर पी बी मानते हैं। बात समझ आ गया? जब विलयन है, विलयन में ए और बी का वाष्प दाब को हम लोग पी ए और पी बी मान लेते हैं। पी ए का वाष्प दाब पी ए, बी का वाष्प दाब पी बी। अब साथ ही मान लेते हैं ए का शुद्ध वाष्प दाब बराबर पी नॉट ए, और बी का शुद्ध वाष्प दाब बराबर पी नॉट बी। शुद्ध वाष्प दाब मतलब देखिए
मान लीजिए आपके पास किसी पात्र में जल है, केवल और केवल जल है, मतलब वो शुद्ध जल है। आप गर्म कीजिए पात्र को, बाष्प बनेगा, तो बाष्प का एक दाब भी होगा, तो उस बाष्प दाब को शुद्ध जल का बाष्प दाब बोलेंगे, या फिर जल का शुद्ध बाष्प दाब बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? विलयन में जब ए और बी दोनों है तो ए का बाष्प दाब को हम लोग पीए बोले, क्योंकि ए के साथ बी भी मिला हुआ है, और बी के बाष्प दाब को पीबी बोले, क्योंकि बी के साथ ए भी मिला हुआ है। लेकिन ए का शुद्ध बाष्प दाब पी नॉट है, मतलब हम लोग किसी पात्र में केवल ए को लेकर के उसका बाष्प दाब नापा, तो जब मापे हम लोग ए का बाष्प दाब तो निकला पी नॉट ए। उसी तरह केवल बी को किसी पात्र में लेकर के जब उसका बाष्प दाब हम लोग मापे तो वो मिला हम लोग को पी नॉट बी। तो राउल ने क्या बोला अपने लॉ में? राउल ने कहा कि देखिए, किसी भी घटक का जो शुद्ध बाष्प दाब होता है वो विलयन में उस घटक के बाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होता है। यानी अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट नियम से हम बोल सकते हैं ना, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए, सिमिलरली पी नॉट बी ग्रेटर देन पी बी, ये राउल ने कहा। साथ ही साथ और राउल ने क्या कहा कि विलयन का बाष्प दाब, विलयन में घटक का बाष्प दाब उसके मोलांश के समानुपाती होता है। ए का बाष्प दाब ए के मोलांश के समानुपाती होगा, बी के बाष्प दाब बी के मोलांश के समानुपाती होगा, जहां एक्स ए और एक्स बी क्रमशः ए और बी का मोलांश है। बात समझ में आ गया? चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 से इसको मिटा देते हैं, इसको एक जगह लिख के रख देते हैं, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी ए, पी नॉट बी ग्रेटर देन पी बी। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 पी ए किसके समानुपाती है? एक से के। बात समझ में आ गया? समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के है कांस्टेंट, ये राउल्ट का कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ गया? ये इक्वेशन 3 मानते हैं। अब जरा सोचिए, आप लोगों को पता है कि किसी भी विलयन का कुल मोलांश 1 होता है, तो ये जो विलयन है यहाँ 2 घटक है, ए और बी, तो एक्स ए हो गया ए का मोलांश, एक्स बी हो गया बी का मोलांश, दोनों का जोड़ कितना होगा? 1 होगा। चलिए अब जरा मानिए आप कि विलयन में केवल ए ही है, बी नहीं है, तो एक्स ए का मोलांश कितना होगा? तब 1 नहीं होगा, केवल एक्स है, बी है ही नहीं, तो बी का मोलांश कितना? 0 बराबर 1, एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा? तब 1। यानी जब विलयन में केवल एक घटक है, मान लेते वो एक घटक है ए, तो उसका मोलांश कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गया? चलिए इक्वेशन 3 मान लेते हैं कि विलयन में केवल एक घटक ए उपस्थित है। ठीक है, तो एक घटक ए उपस्थित है, इसका मतलब क्या हुआ? अतः एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। चलिए अब यहां से आते हैं डायरेक्टली यहां पर बात करते हैं। तो समीकरण 3 में एक्स ए का वैल्यू अगर हम बैठाते हैं, समीकरण 3 से देखिए पी ए बराबर कितना हो जाएगा? तब के इंटू 1, यानी पी ए कितना हो गया? के। बात समझ में आ गया? अब जरा ध्यान देने वाली बात है, विलयन में कितना घटक था मेरा? अभी माने हम लोग कि एक घटक है, जब एक घटक है तो उसका मोलांश भी 1 हो गया। तो विलयन में जब एक घटक है तो उस विलयन का बाष्प दाब क्या होगा? उस घटक का शुद्ध बाष्प दाब होगा ना। शुद्ध बाष्प दाब मतलब क्या? किसी भी एक चीज का बाष्प दाब जिसके साथ कोई मिला हुआ नहीं है, शुद्ध है वो। तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि विलयन में मान लेते हैं कि केवल एक घटक है ए, तो जब विलयन का बाष्प दाब होगा वो तो ए का शुद्ध बाष्प दाब हो गया, फिर शुद्ध ए का बाष्प दाब होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग पी ए को पी नॉट ए बोलेंगे। बात समझ में आ गया? यानी जब विलयन में केवल एक घटक है तो उस एक घटक का मोलांश कितना होगा? 1,
और उसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, उस घटक का शुद्ध वाष्प दाब। ठीक है, तो अब के इस वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में के का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 में मान रखिए तो क्या हो जाएगा समीकरण, तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से। सिमिलरली पी बी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। ये राउल ने दिखाया कि देखिए भाई किसी भी विलयन में किसी एक घटक का वाष्प दाब बराबर उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब इंटू उसका मूल अंश। बात समझ में आ गया। इसको थोड़ा लिखिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मिटाना होगा, जगह नहीं है फिर और आगे बढ़ना है, थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, एक साइड को मिटाते हैं, इस साइड को मिटाने से ही हो जाए। बहुत आसान नियम है, देखिए अब हम लोग को विलयन का वाष्प दाब प्राप्त करना है। हम लोग क्या प्राप्त किए, विलयन के घटक का वाष्प दाब। ये जो वाष्प दाब निकला ये विलयन के एक घटक का वाष्प दाब और ये दूसरे घटक का वाष्प दाब। अब हमें विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, कुल वाष्प दाब पी टोटल कर देते हैं इसको, बराबर क्या होगा, दोनों घटकों के वाष्प दाब का जो राउल ने पहले कैलकुलेट कर दिया हम लोगों को कि एक घटक का वाष्प दाब इतना हो रहा है, दूसरा घटक का वाष्प दाब इतना हो रहा है। अब हमको विलयन का वाष्प दाब प्राप्त करना है। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, उसके दोनों घटकों का वाष्प दाब का योग, वही हम लोगों ने लिखा। तो चलिए मान बैठाते हैं दोनों का। पी टोटल बराबर पी ए का मान देखिए यहां पर दिया हुआ है, निकला हम लोगों का पी नॉट ए एक्स ए प्लस बी का पी नॉट बी एक्स बी। बात समझ में आ गया। अब चलिए पी टोटल बराबर पी नॉट ए, देखिए हम लोग का क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, ये तो हम लोगों को पता है। तो यहां पर एक्स बी बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स से, लिख सकते हैं ना। तो उसी को लिखते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह पर हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस एक्स से। ठीक है, चलिए बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स से। अब एक्स से कॉमन लेते हैं दोनों से, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी रह गया मेरा प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक्स ए को कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो ये आ गया आपका पी टोटल। ये विलयन का वाष्प दाब है। सिमिलरली अगर हम लोग एक्स ए की जगह पर मान बैठाते हैं तो क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं एक बार। पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए की जगह पर, जैसे हम लोग यहाँ पर एक्स बी की जगह पर लिखे 1 माइनस एक्स से, उसी तरह से अगर हम लोग एक्स ए निकालते तो क्या लिखते हैं 1 माइनस एक्स बी, तो उसी को रखते हैं 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो चलिए पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चलिए कॉमन ले लेते हैं एक्स बी को, तो क्या बचेगा, पी बी माइनस पी ए एक्स पी। ये कितना बराबर निकला, पी टोटल बराबर निकला। बात समझ में आ गया। ये दोनों इक्वेशन किसने दिया, राउल्ट ने दिया। ये विलयन के लिए है, विलयन का वाष्प दाब। अब इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए यहां पर पी टोटल को हम बोल सकते हैं ये समानुपाती है एक्स ए के। यहां पर देखिए एक्स ए का वैल्यू जितना ज्यादा बढ़ेगा
ये टोटल मान मेरा बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं राउल्ट लॉ से मैंने ये जाना कि राउल्ट लॉ के अनुसार किसी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन के घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, अर्थात मोल अंश के ऊपर निर्भर करता है। बोल सकते हैं ना, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उस विलयन के घटक के मोल अंश के ऊपर निर्भर करता है। विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब उसके घटक के मोल अंश के बढ़ने या घटने से बढ़ेगा या घटेगा, कुछ हो सकता है, परिवर्तित होगा। तो उसी चीज को हम लोग लिख देते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष ये निकला कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब का मान उसके घटक के मोल अंश के ऊपर निर्भर करता है। कह सकते हैं ना, यही था हम लोगों का राउल्ट का नियम। यानी राउल्ट लॉ से हम लोगों ने क्या जाना, राउल्ट नियम से हम लोगों ने जाना कि किसी भी घटक का शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब उस घटक के विलयन के वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होता है, तथा किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब डिपेंड करता है उस विलयन के घटक के मोल अंश के ऊपर। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, एक न्यूमेरिकल्स का बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये बोर्ड क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के दृष्टिकोण से। ये अगर आपसे पूछा कि राउल्ट नियम को लिखें तथा इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें या फिर इसका एक्सप्लेनेशन करें, तो 4 नंबर के लिए पूछेंगे, पूरा आपको लिखना है। चलिए एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है कि इथेनॉल तथा मिथेनॉल, इथेनॉल तथा मिथेनॉल की वाष्प दाब क्रमशः 44.5 mm तथा 44.5 mm तथा 88.7 mm है। ठीक है, 60 ग्राम इथेनॉल, 60 ग्राम इथेनॉल 40 ग्राम मिथेनॉल को मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन बनाया गया है। विलयन को आदर्श मानते हुए, विलयन को आदर्श मतलब आइडियल मानते हुए विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन का पढ़ लीजिए। मिथेनॉल और इथेनॉल, उसका शुद्ध वाष्प दाब दे दिया गया है कि मिथेनॉल का इतना होता है। कितना होता है मिथेनॉल का? मिथेनॉल का 88.7 और इथेनॉल का 44.5 ये होता है। अब इथेनॉल को 60 ग्राम इथेनॉल और 40 ग्राम मिथेनॉल को मिला करके एक विलयन बना दिया गया है। आप मान लीजिए कि विलयन आपका आदर्श विलयन है, आइडियल सॉल्यूशन है। आपको विलयन का क्या ज्ञात करना है? वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो थोड़ी देर पहले हम लोग राउल्ट लॉ का बात कर रहे थे। राउल्ट ने विलयन को आदर्श मानते हुए कुछ काम किया था। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आइडियल विलयन तथा नॉन आइडियल विलयन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम लोग फॉर्मल रहते हैं और न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? डाटा बनाना है। तो देखिए, मान लेते हैं इथेनॉल
का शुद्ध वाष्प दाब या शुद्ध इथेनॉल का वाष्प दाब बराबर पी नॉट ए और मिथेनॉल का दाब को मान लेते पी नॉट बी। तो डाटा से क्या दिया हुआ है, पी नॉट ए इथेनॉल का वाष्प दाब कितना है, देखिए 44.5 mm और पी नॉट बी मतलब मिथेनॉल का वाष्प दाब 88.7 mm ये दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है, दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है, WA 60 ग्राम, WB 40 ग्राम ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, P निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, PA प्लस PB ये होता है। अब PA PB का वैल्यू अगर फॉर्मूला बैठाते हैं तो P बराबर अभी हम लोगों ने देखा कितना हुआ था, P नॉट A प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B XA ये हुआ था। इतना तक इस हिसाब से हम लोग नहीं करते हैं, थोड़ा फॉर्मल वे में करते हैं, इसको यही रहने देते हैं। पी ए बराबर क्या होता है, इसका भी तो एक फॉर्मूला होता है ना, पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए और पी बी का होता है पी नॉट बी एक्स बी। ये दोनों एक ही बात है, इससे ज्यादा आसान होगा। तो चलिए हम लोग का पी नॉट ए का वैल्यू है, एक्स ए का वैल्यू नहीं है। अगर पी नॉट ए के साथ साथ एक्स ए का वैल्यू हमको मिल जाए तो पी ए का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली पी नॉट बी का पता है, एक्स बी नहीं पता, एक्स बी अगर पता चल जाए तो पी बी पता चल जाएगा। तो पी ए और पी बी मिल जाएगा तो हमको पी टोटल भी मिल जाएगा। तो हम लोगों का सारा फोकस अभी क्या है, तब एक्स ए और एक्स बी निकालना है, मतलब ए का मोलंस बी का मोलंस, इथेनॉल का मोलंस तथा मिथेनॉल का मोलंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल का मोलंस निकालने के लिए उसका मोल संख्या चाहिए। मोल संख्या को हम लोग Na मानते हैं। Na बराबर क्या होगा, मिथेनॉल का दिया गया द्रव्यमान बाय मिथेनॉल का आणविक द्रव्यमान। तो मिथेनॉल का आणविक द्रव्यमान, मिथेनॉल का दिया गया द्रव्यमान कितना है, देखिए W 60 ग्राम और इथेनॉल का द्रव्यमान दिया है 60 ग्राम। इथेनॉल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, C2H5OH। इसका फॉर्मूला देखिए 12 × 2 प्लस 1 × 5 प्लस 16 प्लस 1 तो कितना हो गया, 17 5 22, 22 और 24, 22 और 24, 6 4 46। इसको भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 60/46 1.30। Na कितना निकल गया, 1.30। उसी तरह से हम लोग मिथेनॉल का बात कर लेते हैं। मिथेनॉल का मोल संख्या को Nb मान लेते हैं। तो Nb बराबर क्या होगा, WB/MB। WB कितना है, WB 40 ग्राम, 40 ग्राम डिवाइडेड बाय MB। उसका MB कितना होगा, मिथेनॉल का CH3OH 12 प्लस 1 × 3 प्लस 16 प्लस 1, 17 3 20 32 32। ये डिवाइडेड करके कितना आया है, 1.25। चलिए हमको मिल गया दोनों का मोल संख्या, तो मोल अंश भी निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। चलिए अब इथेनॉल का मोल अंश निकाल लेते हैं, यानी एक्स ए बराबर क्या होगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। चलिए Na कितना निकला, देखिए 1.30 प्लस Nb 1.25। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन तो 0.49। उसी तरह से XB निकालिए, XB क्या होगा, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। तो NB का वैल्यू कितना निकला मेरा, 1.25 डिवाइडेड बाय 1.30 प्लस 1.25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.51 आएगा। X से XB निकल गया, P नॉट A P नॉट भी पता है, अब PA और PB निकल जाएगा। चलिए तो PA बराबर कितना होता है, P नॉट A XA। वैल्यू बैठाइए, P नॉट A कितना दिया हुआ है, देखिए 44.5 इंटू XA कितना निकला
0.49, इसको गुना करने पर कितना होगा, गुना करने पर कितना होगा, गुना किया हुआ नहीं, करने जाएंगे तो बहुत झमेला हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर रखते हैं, आप लोग कर लीजिए गुना, आप लोग करना है तो पी नॉट बी करते हैं। पी नॉट बी कितना आएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी का कितना दिया हुआ है देखिए आप लोग 88.7 इंटू एक्स बी कितना निकला 0.51। चलिए अब पी टोटल निकालना है, तो पी टोटल बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, यानी 44.5 इंटू 0.49 प्लस 88.7 इंटू 0.51, गुना करके आया 66.16 mm। ये हो गया बाष्पदाब। तो क्या देखें हम लोग, सबसे पहले हमको विलयन का बाष्पदाब निकालना था। तो किसी भी विलयन का बाष्पदाब बराबर क्या होता है, मतलब टोटल बाष्पदाब क्या होता है, पी ए प्लस एक्स बी। तो पी ए बराबर कितना होता है, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी बराबर होता है पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए पी नॉट बी हम लोगों को दिया हुआ था, हम लोगों ने क्या किया, एक्स ए और एक्स बी निकालना था। हम लोग एक्स ए और एक्स बी निकाल लेते तो फिर पी ए पी बी निकल जाता, तो वही हम लोग किए, एक्स ए और एक्स बी निकाले। एक्स ए क्या था, ए का मूल अंश, एक्स बी क्या था, बी का मूल अंश। बस बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, 4 नंबर के लिए पूछेगा ये न्यूमेरिकल्स, अगर पूछा तो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। कल आप लोगों के लिए आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिटेल वीडियो लाएंगे। वो बड़ा वीडियो होगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तब तक मस्त रहिए, जम के पढ़िए। थैंक यू।